Hello everyone, welcome back to Tanu Chahar Academy. Today in this video we are going to discuss a very trending topic which is why Putin came to India. So from last few days those video clips in which Putin is entering India are getting viral एंड उसमें से आपने देखा होगा कि बहुत सारी वीडियोस उसमें शो कर रहे हैं पुतिन लिमोजीन में ट्रेवल करता है या फिर पुतिन ने अब की बार प्रोटोकॉल्स को तोड़कर ये किया वो किया। तो वो सारी चीज़ें एक एसएसबी कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, पुतिन चाहे लिमोजीन में ट्रैवल करें या टोयोटा में, इट डजेंट मैटर। व्हाट मैटर्स फॉर यू इज दैट द आउटकम ऑफ दिस समिट जिसके लिए पुतिन ने इंडिया में विजिट किया एंड द समिट वाज इंडिया रशिया एनुअल समिट जो जिसका 23rd एडिशन अभी हुआ था। ठीक है, तो ये जो डेट्स है दिसंबर 4th और 5th ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एसएसबी के लिए क्योंकि दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन कि आपसे डेट पूछ लिया जाए आपकी कॉमन सेंस को चेक करने के लिए। ठीक है, आप कितना ज़्यादा अवेयर हो। तो जो दिसंबर 4th एंड 5th है उसमें ये समिट हुई एंड दिस वाज द 23rd एडिशन ऑफ दिस समिट इंडिया रशिया एनुअल समिट। एनुअली होती है, लास्ट ईयर हुई थी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने मॉस्को विजिट किया था। तो यहाँ पर 2 डिकेड से ज़्यादा हो चुके हैं जब इंडिया एंड रशिया दोनों एनुअली मीट कर रहे हैं। ठीक है, अभी इस वीडियो में हमारा जो पर्पस है वो ये जानना है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जो जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज किया है उसके अकॉर्डिंग क्या इंपॉर्टेंट आउटकम्स हैं जो आप एसएसबी के लिए प्रिपेयर करोगे, क्योंकि एसएसबी में देयर इज लेक्चरेट। ठीक है, लेक्चरेट में आपसे इंडिया रशिया रिलेशन, ठीक है, या फिर स्पेसिफिकली इंडिया रशिया इकोनॉमिक टाइज डिफेंस टाइज इनसे जो टॉपिक्स हैं वो निकल के आते हैं। उसी तरह से जीडी इज देयर। ठीक है, जीडी में देयर आर डिस्कशंस रिलेटेड टू इंडिया रशिया रिलेशंस। ठीक है, या फिर ग्लोबल रिलेशंस। तो वहाँ पर आप जो ये न्यूज़ टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो करंट अफेयर्स हैं उनको अगर वहाँ पे वो पॉइंट्स आप इंक्लूड करते हो तो जो आपका जो भी प्रेजेंटेशन है वो ऑटोमेटिकली पावरफुल बन जाता है। ठीक है, एंड नॉट जस्ट दिस, इंटरव्यू इज ऑल्सो देयर। इंटरव्यू में अगर आप इसको एज अ न्यूज़ बोलते हो तो वहाँ पर आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स होने चाहिए ताकि इंटरव्यूअर आपसे क्रॉस क्वेश्चन अगर करता है तो आप सबके आंसर्स दे पाओ। सो माई एम इज टू टीच द न्यूज़ इन अ वे कि आप जितने भी क्वेश्चंस आपके पास आएंगे आप सबको इजीली आंसर कर पाओगे। ठीक है, एंड आई एम सेइंग इट अगेन इन द बिगनिंग कि जो ये जॉइंट स्टेटमेंट था उसमें काफ़ी सारे आउटकम्स थे। मैंने सबको डिस्कस नहीं किया है, जो हमारी एसएसबी के लिए इंपॉर्टेंट है उन्हीं को डिस्कस किया है। ठीक है, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पर हमारे लिए what is important is to know the kind of summit it was। 23rd एनुअल समिट था। ठीक है, इंडिया रशिया एनुअल समिट था एंड यहाँ पर ये स्टार्ट हुआ था 2000 में, अक्टूबर 2000 में, जब जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप डिक्लेयर हुई थी इंडिया रशिया के बीच में। उसके बाद से हर साल ये एनुअल समिट होने लगे। ठीक है, इट इज़ लाइक यूर इंस्टीट्यूशनलाइजिंग योर पार्टनरशिप। ठीक है, एंड हर साल जब से ये विजिट्स होते हैं और ये एनुअल समिट्स होते हैं तब इसमें क्या होता है कि कॉपरेशन जो है उनको रिव्यू किया जाता है एंड बहुत सारी चीज़ों को रिव्यू करके जॉइंट स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 2000 में लाइक व्लादिमीर पुतिन विजिटेड इंडिया एंड उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी वाज आवर प्राइम मिनिस्टर। तो उस टाइम पे ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन हुई थी एंड ये जो एनुअल समिट्स हैं इनके लिए एक वे फॉरवर्ड तैयार किया गया था। ठीक है, तो ये जो समिट्स हैं वो कब से हो रही हैं? तो 2000 से हो रही हैं। ठीक है, लाइक 2000 के बाद में ये स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद में कौन कौन इसमें हेड, कौन कौन डेलीगेशन में हेड कौन करता है? तो प्राइम मिनिस्टर, इंडिया से प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ रशियन फेडरेशन। ठीक है, अभी प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी एंड फ्रॉम रशियन साइड द प्रेसिडेंट इज मिस्टर व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, एंड इस बार ये दिसंबर 4th 5th 2025 को हुआ। ठीक है, लास्ट ईयर ये मॉस्को में हुआ था। तो यहाँ पर आप पिक्चर्स देख सकते हो, लाइक दिस वाज फ्रॉम द लास्ट ईयर। 22nd जो समिट था, अभी 23rd हुआ है, तो 22nd जो था वो रशिया में हुआ था, मॉस्को में, एंड वहाँ पर इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी ने रशिया विजिट किया। ठीक है, एंड दिस इज द फोटो जो कि लास्ट 2 days जो 4th एंड 5th डेज थे उनमें से ये फोटो लिया गया है एंड ये जो है ये रीसेंट समिट का है, 23rd एनुअल समिट का। अब हमेशा से इंडिया में जो लोग हैं उनके लिए रशिया इज़ अ गुड फ्रेंड। ठीक है, बट आप केवल इतना बोल के छोड़ दोगे कि रशिया इज़ आवर गुड फ्रेंड इज़ नॉट अ गुड वे टू डिस्क्राइब द रिलेशन। आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह की पार्टनरशिप हम रशिया के साथ में रखते हैं।
ठीक है, इन टेक्निकल टर्म्स और वी कैन से द जार्गन्स, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि हम एक रिलेशन को स्पेसिफाई कैसे करें, किस काइंड की पार्टनरशिप हमारे पास है। तो ये देखिए यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट में एक चीज़ लिखी हुई थी, विच वॉज द लीडर्स रीअफर्म्ड स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। ठीक है, अभी लास्ट स्लाइड में थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि 2000 में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन हुई थी। ठीक है, हियर यू कैन सी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन हुई थी। उसमें क्या हुआ कि जो दोनों कंट्रीज हैं उन्होंने पार्टनरशिप साइन की इन स्ट्रैटेजिक एरियाज। ठीक है, तो वो ऐसा क्यों हुआ, उससे पहले क्या रिलेशन थे। 1971, ठीक है, आपको पता है सोवियत यूनियन वाज देयर, जो 1991 में डिसइंटीग्रेट हो गया। उसके बाद में रशियन फेडरेशन, जो रशियन एक स्टेट है, वो निकल के आया, न्यू बॉर्न स्टेट। तो यहाँ पर जो सोवियत यूनियन था वो 1971 में था। ठीक है, जब हम 1971 की बात करें तो हम रशिया नहीं बोलेंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट सोवियत यूनियन। तो उस टाइम पे इंडिया के जो टाइज थे सोवियत यूनियन से वो ज़्यादा अच्छे थे, क्योंकि आपको पता है कि जो 1971 इंडिया और पाकिस्तान वॉर हुई थी, जिसको बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी बोला जाता है, उस टाइम पे जो सोवियत यूनियन है उन्होंने हमारी हेल्प की। ठीक है, इट वॉज इन ऑन आर साइड। जो यूएस के अगेंस्ट था, वो जब कोल्ड वॉर भी चल रही थी, तो सोवियत यूनियन वॉज ऑन आर साइड। तो उस टाइम पे उन्होंने हेल्प की, एंड उस टाइम पे एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप भी साइन हुई थी। लाइक 1971 का जो इंडो पाक वॉर था, उससे पहले ये ट्रीटी साइन हो चुकी थी। ठीक है, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप जिसे बोला जाता है, एंड इट वॉज रिलेटेड टू द सिक्योरिटी। इसको हम एक तरह सिक्योरिटी शील्ड की तरह बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो हमारी पार्टनरशिप थी, लाइक ऐसा तो नहीं है कि उससे पहले कुछ था ही नहीं दोनों कंट्रीज के बीच में। 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ, तब फॉर्मली दोनों के बीच में पार्टनरशिप स्टार्ट हुई, बट कोई ट्रीटी वगैरह जो साइन हुई वो पहली बार 1971 में साइन हुई, एंड इट वाज ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो दोनों कंट्रीज हैं, उस इसमें एक क्लॉज 9 था, जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी कंट्री के ऊपर अटैक होता है तो दूसरी कंट्री उसके जो ओपोनेंट है उसकी हेल्प नहीं करेगी। ठीक है, वेपन सप्लाई किसी भी तरह से कोई हेल्प नहीं करेगी, एंड जो दोनों कंट्रीज हैं वो मिलकर बात करेंगे कि क्या आगे डिसीजन लिया जाए रिलेटेड टू द वॉर। ठीक है, बट बाद में जब 1991 में सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया, ठीक है, उसके बाद में जो रशिया न्यू स्टेट बन के आया, उसके साथ में जो हमारी पार्टनरशिप है वो फर्दर एलिवेट हो गई। ठीक है, वो डिग्रेड नहीं हुई, वो अपग्रेड हो गई। कैसे, जब अराउंड 1999 में जब पुतिन पावर में आए, तो उसके बाद से 2000 में उन्होंने इंडिया विजिट किया, एंड 2000 में ही अपग्रेडेड आर पार्टनरशिप। जो हमारी ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप तक पार्टनरशिप थी, जिसमें केवल सिक्योरिटी को कवर किया गया था, उसको अब एलिवेट करके एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर दिया गया इन द ईयर 2000। ठीक है, अब यहाँ पर ब्रॉडर कोऑपरेशन देखने को मिली, किस किस एरिया में, डिफेंस, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो हमारे जो टाइज हैं, बी इट विद सोवियत यूनियन और बी इट विद रशिया, हमेशा से अच्छे रहे हैं। ठीक है, एक्सेप्ट फ्यू ईयर्स, बाकी जो ये एरा था, कोल्ड वॉर एरा था, वहाँ पर भी जो टाइज हैं वो अच्छे रहे हैं। बाकी अभी नियर फ्यूचर में भी ये टाइज अच्छे ही रहने वाले हैं, क्योंकि जो ये रिलेशनशिप है जिसको हम डिस्क्राइब करते हैं इंडिया और रशिया रिलेशनशिप, इट इज़ टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप, है ना, एंड लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप। तो ये इसको आप इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हो। अब उसके बाद में क्या हुआ 2010 में, ठीक है, फर्दर अपग्रेडेशन हुआ। जो टाइज हैं उनको फर्दर डीपन करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए, जो पार्टनरशिप थी, जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप थी, उसको क्या कर दिया गया, अपग्रेड करके स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर दिया गया। एंड दिस इज द पार्टनरशिप जो हम लोग रशिया के साथ में रखते हैं, एंड ये किसी और कंट्री के साथ में इंडिया नहीं रखता है। ठीक है, सो रशिया इज द ओनली कंट्री जिसके साथ में हमारी इतनी अच्छी पार्टनरशिप है, विच इज स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ पार्टनरशिप और रिलेशनशिप विच विद विच इंडिया कैन कीप सच अ पार्टनरशिप। ठीक है, ये एक हाईएस्ट लेवल ऑफ पार्टनरशिप है, एंड ये पार्टनरशिप केवल रशिया के साथ में है। और यहाँ पर जो कोऑपरेशन है वो ज़्यादा ब्रॉडर सेक्टर्स में है। लाइक आप न्यूक्लियर एनर्जी को, उसको भी हमने कवर किया हुआ है। देन डिफेंस इज ऑलरेडी देयर, एनर्जी इज देयर। ठीक है, और भी टेक्नोलॉजी वगैरह और भी चीज़ें हैं जो इसमें कवर्ड है। और यहाँ पर आप देखो 2000 में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो थी वो साइन हुई थी, तो उस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का ये 25th एनिवर्सरी है।
ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है दिस ईयर मार्क्स द 25th एनिवर्सरी ऑफ द डिक्लेरेशन ऑन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। 2000 में जो डिक्लेयर हुई थी उसकी ये 25th एनिवर्सरी है। ठीक है, एंड ये आपको बताता है, ये टेबल बताता है कि अगर आपको इंडिया एंड रशिया के अगर रिलेशन को डिफाइन करना है तो आप इस तरह डिफाइन करोगे। ठीक है, अभी आप हमारा जो रिलेशन है इट इज स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। ठीक है, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप थी पर 2000 में थी, उससे पहले 1971 में हम लोगों ने स्टार्ट किया विद ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पर लाइक आई वॉन्ट टू डिस्कस विद यू कि हम लोग को इस वीडियो में डिस्कस करना है व्हाट इज द आउटकम। ठीक है, क्या आउटकम रहा इस समिट का, जो 23rd रशिया इंडिया एनुअल समिट हुई उसका आउटकम क्या रहा। तो यहाँ पर जो आउटकम्स है मैंने उनको कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, लाइक ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन इज देयर, देन डिफेंस एंड सिक्योरिटी इज देयर, एंड देन वन इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इन तीन कैटेगरीज में हम लोग जो मेजर आउटकम्स हैं उनको पढ़ेंगे, एंड इन आउटकम्स को पढ़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूज़ केवल इतनी नहीं होती है कि पुतिन इंडिया में आए, न्यूज़ ये होती है उन्होंने इंडिया में आके क्या किया, उन्होंने क्या स्टेटमेंट्स दिए, क्या रशिया की तरफ से स्टेटमेंट्स रहे, एंड क्या कोऑपरेशन होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। देखो, तो इंडिया का जो बायलिटरल ट्रेड वॉल्यूम है, टोटल अगर हम लोग बायलिटरल ट्रेड वॉल्यूम बोलें, उसको अपग्रेड करने के लिए एक टारगेट रखा गया है। ठीक है, करंट जो वॉल्यूम है वो अभी मैं आपको बताऊंगी, बट हमारा जो टारगेट है वो है $100 बिलियन। ठीक है, एंड ये ईयर टारगेट ईयर क्या है 2030। और पिछले कुछ सालों से जो हमारा बायलिटरल ट्रेड वॉल्यूम है वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, उसका रीज़न आप सबको पता है एंड मैं भी बताऊंगी। तो यहाँ पर जो हमारा टारगेट इस एनुअल समिट के थ्रू रखा गया है वो है $100 बिलियन। सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग। उसके बाद में नॉट जस्ट दिस, म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट के लिए भी टारगेट रखा गया है विच इज़ $50 बिलियन। ठीक है, एंड ये 25 तक अचीव करना है। ठीक है, 25 इज अबाउट टू ओवर। तो ये जो है ये $50 बिलियन का जो टारगेट है वो म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट्स में, लाइक म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट्स एक दूसरे की कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एंड बायलिटरल ट्रेड वॉल्यूम का जो आपको ये पर्टिकुलर डेटा है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हमें $100 बिलियन का एक टारगेट सेट किया हुआ है। तो अब इसका मतलब अब कितना ट्रेड हो रहा है वो भी जानना ज़रूरी है ना। 100 बिलियन जो टारगेट है वो आपको पता है कि वो 2030 के लिए, बट जो करंट स्टेटस है वो भी तो जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पर बायलिटरल जो ट्रेड वॉल्यूम है करंट फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए है ये, वो है $68.7 बिलियन। ठीक है, दिस इज द टोटल वॉल्यूम। अब इसमें से एक शॉकिंग चीज़ आपको पता लगेगी वो ये है कि यहाँ पर $63.8 बिलियन जो है वो इंडिया इंपोर्ट करता है फ्रॉम रशिया। ठीक है, वहीं जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो कितने हैं, केवल $4.9 बिलियन। अच्छा, इंपोर्ट्स क्या होते हैं, जब रशिया ये है ये इंडिया है, तो यहाँ रशिया से इंडिया सामान अपने कंट्री में लेके आ रहा है, इंपोर्ट कर रहा है। ठीक है, इंडिया को पैसे देने पड़ रहे हैं इसे। और एक्सपोर्ट्स क्या हो रहा है कि इंडिया से जो सामान है वो रशिया में जा रहा है, मतलब रशिया इंडिया को पैसे दे रहा है। तो यहाँ पर हम लोग सामान ज़्यादा खरीद रहे हैं फ्रॉम रशिया और हम उतना बेच नहीं रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो डेफिसिट है वो कितना है, $58.9 बिलियन, अ ह्यूज डेफिसिट। ठीक है, अगर आप कंपेयर करोगे हमारे एक्सपोर्ट्स को हमारे इंपोर्ट्स के साथ में तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक तरफ $63.8 बिलियन है और एक तरफ $4.9 बिलियन है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, हम एक्सपोर्ट्स बहुत कम कर रहे हैं। अब इसके पीछे रीज़न क्या है। ठीक है, तो रीज़न इज सिंपल। लास्ट कुछ ईयर्स में जो हमारी जब से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है, तो रशिया के ऊपर बहुत सारे सेंक्शंस लगाए गए हैं, एंड सेंक्शंस के बीच में जो रशियन ऑयल है उसको इंडिया खरीद रहा है। ठीक है, क्योंकि इंडिया चाहता है कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब ना हो, जो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस है वो इंक्रीज ना हो, इसलिए क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज जो है वो ऑयल को बाय करने के लिए थोड़ा निगलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बाकी कंट्रीज को भी सैंक्शन ऑयल नहीं खरीदने दिया जा रहा है जो यूएस एलाइज है। तो उसके अकॉर्डिंग अब इंडिया के पास चांस था, इंडिया ने खरीदा ऑयल। तो हमारा जो यहाँ पर आप देख रहे हो पेट्रोलियम क्रूड है। ठीक है, जो हमारी यहाँ पे टोटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम कितना है, $68.7 बिलियन। ये हमारा टोटल ट्रेड वॉल्यूम है। इसमें से आप देखोगे 89%
जो वॉल्यूम है वो किसका है, क्रूड का, पेट्रोलियम क्रूड का। एंड $56.8 बिलियन ये इसकी वैल्यू है। मतलब आप $68.7 बिलियन में से इतना जो है हम केवल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या फिर पेट्रोलियम क्रूड ही लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो ये रिसेंट कुछ ईयर्स में हुआ है, पहले से ऐसा नहीं था। पहले जो हमारा ट्रेड वॉल्यूम था वो बहुत कम था। ये रिसेंटली ये जो इसमें आपको स्पाइक देखने को मिला है, ये अभी देखने को मिला है। तो यहाँ पर बाकी चीज़ें भी जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है, एनिमल एंड वेजिटेबल फैट ऑयल्स जो कि 3.7% है। बाकी फर्टिलाइजर्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर इंडिया। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजर्स की जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हुई थी उसकी वजह से इंडियन फार्मर्स को कैसे प्रॉब्लम हुई। ठीक है, 2.9% है हमारे इम्पोर्ट्स का। देन और भी प्रोडक्ट्स हैं जैसे पर्ल है, प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स हैं, उनको 0.7% का परसेंटेज है आउट ऑफ द टोटल ट्रेड वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर वन मोर थिंग, यस आई वांट टू करेक्ट वन थिंग कि 68.7 बिलियन तो टोटल ट्रेड वॉल्यूम है, 63.8 बिलियन इज द इम्पोर्ट, इज द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट जो इंडिया करता है। ठीक है, उसमें से 63.8 जो बिलियन डॉलर्स हैं उसमें से $56 बिलियन हम केवल पेट्रोलियम क्रूड को इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है, एंड दिस इज द 89% ऑफ आवर टोटल इम्पोर्ट्स। यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है ये यहाँ पर नहीं है, ये वैल्यू है $63.8 बिलियन। ठीक है, अब मैं जो बोल रही थी कि ये जो हमारा ट्रेड वॉल्यूम है, जो हम लोग पेट्रोलियम क्रूड हम लोगों ने इंपोर्ट करना स्टार्ट किया है, वो लास्ट कुछ ईयर से किया है, क्योंकि उससे पहले हमारा जो चेन थी, जो ग्लोबल सप्लाई चेन थी, वो डिफरेंट थी। हम लोगों ने डाइवर्सिफाई करके रखा हुआ था, यूएसए से हम लोग बाई करते थे, बाकी जो यहाँ पर मिडिल ईस्ट में कंट्रीज हैं उनसे बाई करते थे। बट अब हमने रशिया से बाई करना स्टार्ट किया। तो आप देख रहे हो, पहले 2020-21 में जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट नहीं हुआ तो हमारा ट्रेड वॉल्यूम था $8.15 बिलियन। ठीक है, उसके बाद 13 हुआ 21-22 में, फिर ये धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, 44 हुआ क्योंकि हम लोगों ने पेट्रोलियम क्रूड बाय करना स्टार्ट कर दिया, फिर 68.7 तक पहुंच गया, एंड करेंटली इट इज $68.72 बिलियन। एंड ये ईयर 2024-25 के लिए है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए वी हैव अ ट्रेड वॉल्यूम ऑफ $68.72 बिलियन। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ से आप यहाँ तक जंप कर गए तो $100 बिलियन पहुँचना हमारे लिए पॉसिबल है। ठीक है, इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। उसके लिए हमें जो अपने ट्रेड है उसको फर्दर इंक्रीज करना पड़ेगा। बट यहाँ पर एक चैलेंज है, इट इज़ ट्रेड डेफिसिट। जो इंडिया के पास इतना बड़ा ट्रेड डेफिसिट दिख रहा है इंडिया को, उसको कवर करने के लिए इंडिया को भी बहुत सारी चीज़ें अभी यहाँ से एक्सपोर्ट करनी है। रशिया को इंडिया से बहुत सारी चीज़ें खरीदनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस डेटा के थ्रू कि क्या हमारे बीच में ट्रेड डेफिसिट रहा है। सो द नेक्स्ट थिंग और द नेक्स्ट आउटकम अंडर द ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इज लॉजिस्टिक्स एंड कनेक्टिविटी। तो इसके अंडर जो कुछ की कॉरिडोर्स हैं, जैसे कि INSTC है, चेन्नई व्लादिवोस्टोक मैरीटाइम कॉरिडोर है, एंड नॉर्दर्न सी रूट है, इसके जो कंस्ट्रक्शन है या फिर जो इसके लिए जो कोऑपरेशन है उसको और डीपन करने के लिए दोनों साइड एग्री किए। ठीक है, दोनों साइड्स कौन कौन है, रशिया एंड इंडिया। उन दोनों ने इन द एनुअल रशिया इंडिया समिट, जो ये 23rd समिट हुई थी, उसमें ये एग्री किया कि ये जो कॉरिडोर्स बन रहे हैं, जो प्रपोज कॉरिडोर्स हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन के लिए फर्दर काम किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको पता हो कि INSTC इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉरिडोर फॉर इंडिया रशिया ट्रेड। कैसे, तो आप ये मैप देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, दिस इज द कन्वेंशनल रूट। जो आपको पता होगा कि यहाँ से मुंबई से आप डायरेक्टली जा रहे हो रेड सी के थ्रू, सुएज कैनाल के थ्रू, मेडिटेरेनियन, एंड देन द यूरोप, एंड देन सेंट्रल एशिया, और वी कैन से यहाँ पे रशिया। ठीक है, तो आपके पास जो ये ट्रेड रूट है, इट इज़ वेरी लॉन्ग रूट। ठीक है, अगर आप इसको बाईपास करना चाहते हो तो आपको यहाँ से जो ये न्यू प्रपोज्ड रूट है INSTC, ठीक है, ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, इसमें जो मेन मुंबई से स्टार्ट होके वी आर गोइंग टू मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जो रशिया में है। तो हमारा जो ये टारगेट है वो यही है कि जो ट्रेवल टाइम है, ट्रेवल डिस्टेंस है, उसको कम किया जाए, ताकि जो ट्रेड अभी हो रहा है वो इजीली हो पाए और ट्रेड कॉस्ट इफेक्टिव हो। ठीक है, आपको पता है रेड सी में हुदीज आर देयर, तो वो जो ट्रेड डिस्ट्रप्शंस होती रहती हैं, फिर सुएज कैनाल में जो चोक पॉइंट्स हैं, लाइक सुएज कैनाल इज अ चोक पॉइंट, वहाँ पर उसको अगर बंद कर दिया गया तो फिर आपके पास क्या है, आपके साउथ अफ्रीका के पास से जाओगे, लाइक
जो टिप ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है वहाँ से जाओगे आप। तो दिस इज़ अ वेरी बिग रूट। तो इसको बाईपास करने के लिए वी हैव अनदर ऑप्शन। एंड यहाँ पर INSTC के लिए देर आर सम पॉइंट्स जो आप अपने लाइक GD में यूज़ कर सकते हो, यू कैन यूज इन लेक्चर 8 टू। तो ये क्या है, एक मल्टी मॉडल नेटवर्क है। ठीक है, मल्टी मॉडल क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे शिप, रेल, रोड, इन तीनों रूट्स को यूज करके जो ट्रेड है वो किया जाएगा। एंड द लेंथ इज अप्रॉक्सीमेटली 7,200 किलोमीटर्स। ठीक है, वो जो नॉर्मल हमारा कन्वेंशनल रूट था उससे काफ़ी कम लेंथ है ये। उसके अलावा इसमें जो 2 पॉइंट्स हैं किसको किसको कनेक्ट कर रहे हैं, मुंबई इन इंडिया जो साउथ में है, एंड नॉर्थ में है मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जो कि रशिया में है। ठीक है, नॉर्थ में हम लोग रशिया को कनेक्ट कर रहे हैं, साउथ में हम लोग इंडिया को कनेक्ट कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इसका नेम है। ठीक है, अब यहाँ पे फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन थे, इंडिया, ईरान, रशिया, जिन्होंने ये जो प्रोजेक्ट है INSTC इसको क्या किया था, साइन किया था इन 2000। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि यहाँ पर ये जो टाइम है एंड डिस्टेंस उन दोनों को कम करेगा। किसके लिए, जब हम लोग ट्रेड करते हैं उसके लिए। तो जो ट्रैवल टाइम है ट्रेड जो हमें करना है उसके लिए जो हमें टाइम लगता है उसको ये रिड्यूस करेगा। एंड कितना, 40 to 60 डेज जो नॉर्मल स्वेज कैनाल के थ्रू लगते हैं उनको रिड्यूस करके 25 to 30 डेज तक रिड्यूस कर दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है वो इस तरह से कि 30 to 40% जो है हमें चीपर पड़ेगा फ्रॉम द ट्रेडिशनल स्वेज कैनाल रूट। ठीक है, सो ये INSTC के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन है। इसमें देखो इन्वॉल्व कंट्रीज और भी है पर फाउंडिंग मेंबर्स 3 ही थे। इन्वॉल्व कंट्रीज यहाँ पे अजरबैजान भी है। ठीक है, अब इसमें सी रूट है, आप कैस्पियन सी के थ्रू जा रहे हो। ठीक है, बाकी ईरान तो है, यहाँ पे इनका बंदर अबाउस पोर्ट है, तो इसके थ्रू आप ईरान में एंटर कर रहे हो। फिर अगर आपको जो लैंड रूट है उसके थ्रू आप अजरबैजान के थ्रू जा सकते हो। देन कैस्पियन सी इज देयर। ठीक है, तो यहाँ पर 3 फाउंडिंग मेंबर्स हैं और बाकी जो इसमें कंट्रीज हैं जिनको इन्वॉल्व किया जा रहा है अजरबैजान, तो उनके साथ में भी जो ये टॉक्स हैं वो चल रही हैं। So the next similar corridor which was discussed in the annual summit was this, which is Chennai Vladivostok Maritime Corridor. इसको ये एक डायरेक्ट सी रूट है फ्रॉम चेन्नई टू व्लादिवोस्तोक इन रशिया। ठीक है, जो चेन्नई है जो तमिलनाडु में है इंडिया, वहाँ से आप एक मेरीटाइम रूट बना रहे हो एंड वो क्या है, एक डायरेक्ट सी रूट है ताकि आपका जो ट्रेड है वो हो पाए विद ईस्टर्न रशिया। ठीक है, अभी जो INSTC था वो वेस्टर्न रशिया के लिए था, बट ईस्टर्न रशिया के लिए अगर आपको इजीली एक्सेस करना है तो आपको ये जो ईस्टर्न साइड है जहाँ पे सी है वो रूट को एक्सेस करना पड़ेगा। तो ये क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज ईस्टर्न मेरीटाइम कॉरिडोर और EMC, एंड द डिस्टेंस इज 10,300 to 10,400 किलोमीटर्स। ठीक है, और ये कब कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया था, ड्यूरिंग ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम इन व्लादिवोस्टोक विच वाज हेल्ड इन सितंबर 2019। ठीक है, एक बार आप इस कॉरिडोर को देखो तो यहाँ पर ये मैरीटाइम कॉरिडोर है, तो यहाँ पर सी रूट्स के थ्रू वी आर गोइंग टू रशिया। ठीक है, एंड व्लादिवोस्टोक यहाँ ईस्टर्न साइड में है रशिया में। तो अगर यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो तो चेन्नई से आप जाते हो थ्रू स्ट्रेट ऑफ मलाका, देन साउथ चाइना सी को कवर करते हुए, देन फाइनली सी ऑफ जापान, एंड देन व्लादिवोस्तोक आप पहुंच जाते हो। तो ईस्टर्न साइड में जो रशिया के जो क्रूड ऑयल है अगर उसको एक्सेस करना है, उसको ईजिली इंडिया में लेके आना है, ये कॉरिडोर उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको मैप के थ्रू दिखाया। अभी यहाँ पर आप समझ सकते हो कि सबसे पहले हम लोग बे ऑफ बंगाल में जा रहे हैं, देन स्ट्रेट ऑफ मलाक्का में जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में साउथ चाइना सी में जा रहे हैं, एंड देन सी ऑफ जापान में जा रहे हैं। तो दिस इज द रूट। और यहाँ पर जो टोटल टाइम है, जो शिपिंग टाइम है, उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा टू अप्रॉक्सीमेटली 24 डेज फ्रॉम दिस 40 डेज। जो अब करंट टाइम है वो 40 डेज है, उसको हम लोग वी आर रिड्यूसिंग इट टू द हाफ ऑफ द लास्ट टाइम, अप्रॉक्सीमेटली हाफ। ठीक है, उसके बाद में जो हमारे लिए वाई वी वांट दिस कॉरिडोर, तो यहाँ पर हम लोग एक्सेस कर पाएंगे रिसोर्स रिच रशियन फार ईस्ट। ठीक है, जहाँ से ऑयल गैस और मिनरल्स हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, तो वो हम लोग इजीली एक्सेस कर पाएंगे थ्रू दिस मैरीटाइम कॉरिडोर। ठीक है, नाउ अब हम लोग ने 2 कॉरिडोर्स पढ़ लिया, INSTC एंड दिस चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर। तो यहाँ पे इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए।
नाउ द नेक्स्ट सेगमेंट और वी कैन से द नेक्स्ट सेक्टर इज डिफेंस एंड सिक्योरिटी. हम मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हम लोग 3 पार्ट्स में जितने भी आउटकम्स उनको डिवाइड करके पढ़ रहे हैं. फर्स्ट वाज ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, द सेकंड वन इज डिफेंस एंड सिक्योरिटी एंड द थर्ड इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ठीक है, तो अब हम लोग फर्स्ट कवर कर चुके हैं. सेकंड वन इज डिफेंस एंड सिक्योरिटी. तो डिफेंस एंड सिक्योरिटी में दोनों साइड्स ने क्या डिसीजंस लिए, क्या कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स जो दोनों साइड्स हैं उन्होंने साइन किए, उनको हम लोग देखते हैं. तो जो डिफेंस कोऑपरेशन है उसमें इंडिया ने अब की बार लाइक मेजर स्टेप उठाया है विच इज फॉर इट्स विजन ऑफ मेक इन इंडिया. तो इंडिया चाहता है कि जो हमारे डिफेंस टाइज है, ऑलरेडी हम लोग जो रशिया है उससे बहुत सारे डिफेंस हार्डवेयर को बाय करते हैं. आपको पता होगा Su-30s है. ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको जो एयरफोर्स वीडियो थी जिसमें मैंने प्लेन्स बताए थे उसमें मैंने प्लेन्स की ओरिजिन कंट्री भी बताई थी. तो Su-30 वॉज देयर, MiG-29 वॉज देयर. ठीक है, उसके अलावा इंडियन आर्मी में T-90 टैंक्स आर देयर. ये जो मिलिट्री हार्डवेयर है हम लोग बाय कर रहे हैं फ्रॉम रशिया. ठीक है, बट हम लोग जो आपने अभी देखा एक्सपोर्ट्स में और इम्पोर्ट्स में जो हमारा डिफरेंस चल रहा है, वो डिफरेंस हमें अगर कवर करना है तो हम लोग को हमारी कंट्री को क्या करना होगा, जो को प्रोडक्शन है, ठीक है, को डेवलपमेंट है और जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसके तरफ मूव करना होगा. ठीक है, क्योंकि हम लोग अगर बाय ही करते रहेंगे तो जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में जो डिफरेंस है वो इंक्रीज होता रहेगा. ठीक है, नाउ इंडिया वांट्स कि जो डिफेंस कोऑपरेशन है उसको क्या किया जाए, उसको रीओरिएंट किया जाए फ्रॉम अ पर्टिकुलर बायर सेलर रिलेशन टू अ पार्टनर प्रोडक्शन मॉडल. ठीक है, हम चाहते हैं कि जो अब हम लोग बाय सेल मॉडल को यूज कर रहे हैं जहाँ पे इंडिया इज अ बायर एंड रशिया इज अ सेलर, उस मॉडल को हम लोग अब रीओरिएंट करते हैं एंड हम चाहते हैं कि जो हम लोग अब प्रोडक्शन जो है वो पार्टनर्स के साथ में करें एंड जो पार्टनर है वो रशिया है. ठीक है, तो ये जो को प्रोडक्शन मॉडल है, को डेवलपमेंट मॉडल है, इसकी तरफ इंडिया रीओरिएंट करना चाहता है खुद को. ठीक है, एंड यहाँ पर ऑलरेडी आप जानते हो देयर इज वन एग्जाम्पल विच इज ब्रह्मोस, जो कि जॉइंट वेंचर था बिटवीन इंडिया एंड रशिया. ठीक है, ये ऑलरेडी हम लोग एक्सपोर्ट कर चुके हैं टू फिलीपींस. ठीक है, इट इज अ क्रूज मिसाइल 2.8 मैक्स स्पीड. तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत अच्छी मिसाइल को बना के सामने रखा है इन फ्रंट ऑफ वर्ल्ड. ठीक है, यहाँ पर दोनों कंट्रीज जो है रशिया एंड इंडिया वो सामने आए. इट वाज अ जॉइंट वेंचर. तो इसी तरह से अगर यहाँ पे कोऑपरेशन हो सकता है तो बाकी एडवांस सिस्टम्स में भी कोऑपरेशन हो सकता है. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज लॉजिस्टिक्स एंड मेंटेनेंस. तो मैंने अभी आपको बताया कि इंडिया लाइक दिस Su-30, तो हम लोग Su-30 को है उसको लाइसेंस प्रोडक्शन उसका कर रहे हैं इंडिया में. बाकी ये जो ओरिजिनेट हुआ है, जो उसका ओरिजिन कंट्री है वो रशिया ही है. हम लोग लाइसेंस प्रोडक्शन तो कर रहे हैं बट वी रिक्वायर द स्पेयर पार्ट्स. जो स्पेयर पार्ट्स हैं, क्योंकि उन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो इंडिया रशिया के पास में ही है. ठीक है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है वो नहीं हुआ है. तो स्पेयर पार्ट्स के लिए वी आर हेविली डिपेंडेंट ऑन रशिया. ठीक है, और जब भी रिलायबिलिटी होती है तब क्या होती है, वल्नरेबिलिटी होती है. अगर आप किसी के ऊपर रिलायबल हो, इट मीन्स इट्स योर वीकनेस. एंड वीकनेस को हमें नहीं रखना है, क्योंकि अभी आपने देखा कि ये वीकनेस कैसे, मैं क्यों बोल रही हूँ कि क्योंकि ड्यूरिंग द रशिया यूक्रेन वॉर व्हाट वी सॉ कि देयर वाज अ ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन. हमारे जो स्पेयर पार्ट्स थे जो रशिया से आ रहे थे, उनमें क्या हुआ, उनमें रिडक्शन हुआ, उनके नंबर में रिडक्शन हुआ. वाई? क्योंकि रशिया वाज एंगेज्ड इन वॉर एंड उस टाइम पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन उनका ऑलमोस्ट बंद हो चुका था बिकॉज ऑफ सैंक्शंस. ठीक है, तो उस टाइम पे जो ग्लोबल चेन डिस्ट्रप्शन हुआ उसमें इंडिया भी अफेक्ट हुआ, क्योंकि वी वर रिलायबल ऑन व्हाट, वी वर रिलायबल ऑन रशिया, वी वर डिपेंडेंट ऑन रशिया. ठीक है, तो ये जो डिपेंडेंसी होती है वो वीकनेस का साइन होता है. एंड फॉर दैट इंडिया वांट्स टू जॉइंटली मैन्युफैक्चर द स्पेयर पार्ट्स. ठीक है, जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको इंडिया में बनाया जाए, जो भी रशियन ओरिजिन कंपोनेंट्स हैं उनको क्या बोलते हैं इंडिया में बनाया जाए. ठीक है, एंड देर आर टू ऑप्शंस, आप बना लो. ठीक है, या तो आप जॉइंट प्रोडक्शन कर लो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके आप जॉइंट प्रोडक्शन कर लो, या फिर आप जॉइंट वेंचर्स की तरफ जाओ. ठीक है, जहाँ पे आप दोनों मिलकर न्यू प्रोडक्ट्स को बना रहे हो. ठीक है, स्पेयर पार्ट्स आप इंडिया में बना रहे हो. उसके अलावा एडवांस टेक्नोलॉजीज के लिए जॉइंट वेंचर्स भी किए जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मोस वॉज अ गुड एग्जाम्पल. ठीक है, नाउ द थर्ड सेगमेंट और द थर्ड सेक्टर इज एनर्जी, न्यूक्लियर एंड स्पेस. ठीक है, और वी कैन से साइंस एंड टेक.
तो यहाँ पर फर्स्ट थिंग विच वॉज डिस्कस्ड एंड विच वॉज अ मेजर आउटकम फ्रॉम दिस एनुअल समिट वॉज न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, आपको अगर आपको पता हो कि देर इज वन कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट विच इज कुदनकुलम एनपीपी, एंड ये इंडिया का लार्जेस्ट पावर प्लांट है जो कि रशियन असिस्टेड पावर प्लांट है। ठीक है, यहाँ पर जो रशियन स्टेट कोऑपरेशन है, न्यूक्लियर स्टेट कोऑपरेशन है, वो इसको असिस्ट कर रही है, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसको असिस्ट कर रही है। उसके अलावा इस जो पर्टिकुलर समिट थी, 23rd समिट थी, उसमें ये डिस्कशन लिया हुआ और ये लिया गया, ये डिसीजन लिया गया कि फुल सपोर्ट दिया जाएगा फॉर द लाइफ साइकिल ऑफ कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, ओनली कंस्ट्रक्शन तक लिमिटेड नहीं है। इस पावर प्लांट में 6 यूनिट्स है। ठीक है, उन 6 यूनिट्स में से जो भी कंस्ट्रक्शन है उसका जो टोटल काम है वो रशिया की तरफ से हो रहा है, बट उसके अलावा जो प्लान है वो ये है कि फुल सपोर्ट दिया जाएगा फॉर द लाइफ साइकिल। इसका मतलब जब तक जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो ऑपरेशनल है, उसकी फ्यूल अगर रिक्वायरमेंट्स है, उसकी मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स है, उनको रशिया ही पूरा करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन अ वे दे आर डीपनिंग द कोऑपरेशन इन पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। एंड पीसफुल यूज हम किसके लिए कर रहे हैं? फॉर द एनर्जी जनरेशन। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वन मोर plant is going to be uh, so the second component, or we can say the second sector in which we have divided the outcomes of India Russia annual summit is defense and security. And in this in defense and security, what we have seen that India is now reorienting the partnership. How? Because you all know कि Russia is a very major partner of India when it comes to defense supply. हमारे पास बहुत सारे ऐसे मिलिट्री हार्डवेयर हैं जो रशियन ओरिजिन के हैं, जैसे Su-30 इज देयर, MiG-29 इज देयर। ठीक है, उसके बाद में T-90 टैंक्स आर देयर। तो ये जो मिलिट्री हार्डवेयर है इसको इंडिया कहाँ से ले रहा है? रशिया से ले रहा है। एंड ऑलरेडी वी हैव अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन आर इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। हम लोग इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। तो अभी इंडिया चाहता है कि हमारा जो ये डेफिसिट है उसको कम किया जाए। एंड हाउ वी कैन डू दैट थ्रू जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन। ठीक है, दीज 3 टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एक रीओरिएंटेशन मूव हमारे लिए बताता है कि हम लोग मेक इन इंडिया की तरफ मूव कर रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत के लिए मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखो तो ऑलरेडी वी हैव एन एग्जाम्पल। आप ब्रह्मोस को जानते हो, ब्रह्मोस वॉज जॉइंटली डेवलप्ड बाय इंडिया एंड रशिया। एंड ये जो मिसाइल है इट इज अ क्रूज मिसाइल विद 2.8 मैक स्पीड। एंड इट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल कि जॉइंट जो वेंचर्स हैं वो एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इट वॉज एक्सपोर्टेड टू फिलीपींस एंड इंडोनेशिया के साथ में तो टॉक्स चल रही हैं टू एक्सपोर्ट दिस फ्रॉम इंडिया। तो ब्रह्मोस इज एन एक्सपोर्ट क्वालिटी मिसाइल एंड इंडिया में इसको Su-30 के साथ में इंटीग्रेट किया गया है। तो ये जो पर्टिकुलर ब्रह्मोस था इसको अगर हम लोगों ने जॉइंट वेंचर के साथ में बनाया है तो आगे जो और एडवांस सिस्टम्स हैं जैसे जेट इंजन्स हैं, बाकी और भी जेट्स हैं, 5th जनरेशन जेट है, उसको भी हम लोग बना सकते हैं, को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग विच इज मोर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम दिस वीडियो इज दिस। यहाँ पर जो 2 चीज़ें डिस्कस की गई, द सेकेंड वन वॉज लॉजिस्टिक्स एंड मेंटेनेंस इन द डिफेंस सेक्टर। आपको पता है ऑलरेडी Su-30 MKI इसका लाइसेंस प्रोडक्शन इंडिया में होता है। ठीक है, लाइसेंस मिला हुआ है इंडिया को टू प्रोड्यूस दीज एयरक्राफ्ट इन आवर कंट्री, बट फिर भी हम लोग स्पेयर पार्ट्स के लिए डिपेंड रहते हैं किसके ऊपर? रशिया के ऊपर। सो दिस डिपेंडेंसी, हमारी जो ये डिपेंडेंसी है, इट इज आवर वीकनेस। एंड नॉट जस्ट रशिया, अगर हम किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंड है कोई मेजर थिंग के लिए तो वो हमारी वीकनेस बन जाती है। एंड वाई एम सेइंग वीकनेस, अभी हम लोगों ने इसका लाइव एग्जाम्पल देखा ड्यूरिंग रशिया यूक्रेन वॉर। ठीक है, तो रशिया यूक्रेन वॉर जब स्टार्ट हुई तो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगना स्टार्ट हुई, जिसकी वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन जो है वो डिस्टर्ब हो गई। हम लोग जो स्पेयर पार्ट्स ले रहे थे फ्रॉम रशिया, उनकी जो सप्लाई है वो भी रिड्यूस हो गई, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वहाँ पे हैम्पर हुआ। रशिया में सैंक्शंस लग गए तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी थोड़ा बहुत हैम्पर हुआ, उसकी वजह से जो सप्लाई है वो भी कम हो गई। तो हमारे जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनकी मेंटेनेंस ना होने की वजह से उनको ग्राउंड करना पड़ा।
ठीक है। उसके अलावा बाकी जो T-90 टैंक्स हैं उनमें मेंटेनेंस को डिले किया गया, और भी एयरक्राफ्ट हैं और भी चीज़ें उनमें मेंटेनेंस को डिले किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो एयरक्राफ्ट है उसकी क्वालिटी उस पर फर्क पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पर स्पेयर पार्ट्स जो है उनको अगर इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाए, ठीक है, जॉइंटली मैन्युफैक्चर किया जाए इंडिया में, तो जो हमारी सप्लाई चेन्स हैं वो सिक्योर हो सकती हैं। इसलिए ये एक और डिसीजन लिया गया, लाइक दिस वाज प्रेजेंटेड बाय इंडिया, कि जो रशिया है उसको इनकरेज किया जाएगा फॉर द जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेयर पार्ट्स इन इंडिया, एंड द ऑब्जेक्टिव वाज टू सिक्योर आवर सप्लाई चेन। ठीक है। नाउ दीज टू थिंग्स फ्रॉम डिफेंस एंड सिक्योरिटी segment. The third and the last segment is energy, nuclear and space और साइंस एंड टेक। तो यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज डिस्कस की गई वो कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है। एंड अगर आपको नहीं पता है तो जो ये KKNPP है, इट इज द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया। इट इज इन तमिलनाडु। ठीक है। here you can see the information, like here it is. This is Kudankulam nuclear power plant. It is in Tamil Nadu and it is the largest nuclear power station of India. ठीक है। इसकी 6 यूनिट्स है टोटल, जिनमें से 2 ऑपरेशनल है, लाइक वन वाज ऑपरेशनलाइज्ड इन 2014 एंड सेकेंड जो है वो 2007 में उसके ऑपरेशंस वो बिगिन हो चुके थे, एंड 3, 4 एंड 5, 6 ये अभी ऑपरेशनल नहीं है। ठीक है। दे आर अंडर कंस्ट्रक्शन। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस, यहाँ पर आप देखो ये जो पावर प्लांट है इसकी जो डिजाइन एंड सप्लाई है वो रशियन असिस्टेड है। रशिया ने जो इसकी रशिया की जो स्टेट न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन है उसमें असिस्ट किया हुआ है। ठीक है। जिसका नाम है रोस एटम। जो ये रॉस एटम है इसने क्या किया है, असिस्ट किया है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया। और इन लोगों ने जो मेजर डिजाइन है और जो मेजर इक्विपमेंट्स है उनको सप्लाई किया है एंड उनको बनाया है। ठीक है। अब इसमें क्या यहाँ पर डिसीजन लिया गया इस बारी कि जो हमारी कोऑपरेशन है उसको फर्दर डीपन किया जाएगा फॉर द पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, मींस फॉर द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। न्यूक्लियर पावर प्लांट से हम लोग एनर्जी जनरेट करते हैं, एंड आवर टारगेट इज टू जनरेट 100 गीगावाट्स ऑफ एनर्जी बाय 2047। जब इंडिया को 100 ईयर्स पूरे हो जाएंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो ये हमारा एक गोल है। अब इस गोल को देखते हुए हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि जो कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसकी जो लाइफ साइकिल सपोर्ट है, फुल लाइफ साइकिल सपोर्ट है, वो अभी रशिया ही देगा। ठीक है। ऑलरेडी जो रॉस एटम है उसने कंस्ट्रक्शन में हेल्प किया, बट अभी फुल लाइफ साइकिल सपोर्ट भी मिलेगा फ्रॉम रॉस एटम। फुल लाइफ साइकिल सपोर्ट का क्या मतलब है कि जो फ्यूल है, मेंटेनेंस है, उसके लिए भी सपोर्ट मिलेगा जब तक वो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो ऑपरेशनल है। ठीक है। एंड वन मोर थिंग कि यहाँ पर जो सेकेंड प्लांट साइट है उसको भी डिस्कस किया गया, उसको एक न्यू प्लांट साइट भी बनाई जाएगी फॉर दिस न्यूक्लियर पावर प्लांट। ऑलरेडी वी हैव वन जिसमें रशिया ने असिस्ट किया हुआ है, उसके अलावा सेकेंड साइट पे भी काम किया जाएगा। सो दिस इज द फोटो ऑफ कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। नाउ इन द बिगनिंग मैंने एक चीज डिस्कस की थी कि इंपोर्ट्स में इंडिया फर्टिलाइजर्स भी इंपोर्ट करता है। ठीक है। एंड जब रशिया यूक्रेन वॉर हुई तो ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई, एंड उसकी वजह से जो फर्टिलाइजर्स है इसकी जो सप्लाई है वो भी इंडिया में कम होने लगे। एंड यहाँ पर जो फर्टिलाइजर्स हैं इवन उनको पुलिस स्टेशन में देने जाने लगा, ताकि जो फार्मर्स हैं उनमें कोई लड़ाई वगैरह ना हो। ठीक है। तो यहाँ पर जो सप्लाई हुई थी वो बहुत कम हो गई थी, एंड फार्मर्स वर वेटिंग फॉर फर्टिलाइजर्स। तो उसके लिए भी इंडिया ने एक स्टेप लिया है, विच इज मूविंग फ्रॉम ट्रांजेक्शनल बाइंग ऑफ फर्टिलाइजर्स टू को प्रोडक्शन। वी आर मूविंग टुवर्ड्स को प्रोडक्शन इन एवरी सेगमेंट। ठीक है। एंड यहाँ पर हमारा एम वही है कि जो लॉन्ग टर्म सप्लाई चेन है उसको सिक्योर करने के लिए हम लोग ये जो कदम है उसको उठाना चाहते हैं। एंड ऑलरेडी इसमें एक MOU साइन हुआ है बिटवीन रशिया यूरालकेम एंड 3 मेजर PSUs ऑफ इंडिया, विच आर RCF, NFL एंड IPL। इनके बीच में MOU साइन हुआ है फॉर द पार्टनरशिप इन दिस एग्रीकल्चरल फील्ड। ठीक है। एंड दिस इज द फर्टिलाइजर जहाँ पे बनाए जाएंगे। एंड वन मोर सच
पार्टनरशिप वॉज प्लान्ड विच वॉज रिगार्डिंग यूरिया प्रोडक्शन। एंड यहाँ पर एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन इंडिया एंड रशिया, जिसमें 1.2 बिलियन डॉलर जो है इतना वर्थ के जो यूरिया है उसको बनाया जाएगा। एंड द अमाउंट विल बी 1.8 to 2 मिलियन टन्स। ठीक है, पर ईयर इतना यूरिया प्रोड्यूस किया जाएगा थ्रू अ जॉइंट वेंचर। तो आपने एक चीज यहाँ पे नोटिस की होगी कि जितनी भी चीजें हैं उसके लिए इंडिया यही कोशिश कर रहा है कि इंडिया में को प्रोडक्शन हो। ठीक है, ताकि जो अभी हमें एक ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन देखने को मिला, उसकी वजह से जो हमारी इकोनॉमी पे इफेक्ट हुआ, हमारे लोगों को इफेक्ट हुआ, वो वापस से ना हो। ठीक है, और जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो रिड्यूस हो। एंड द थर्ड थिंग इज स्पेस। ठीक है, अब हम लोगों ने एनर्जी के बारे में बात किया, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बात किया, हम लोगों ने अब स्पेस के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारा रशिया के साथ में स्पेस रिलेशन है, इट इज फ्रॉम 1975, जब से हमारी इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट को रशिया ने, या फिर उस टाइम हम कह सकते हैं सोवियत यूनियन ने रिलीज किया था। एंड वहां पर जो ये आर्यभट्ट है वो हमारी इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट थी। ठीक है, तो उसके बाद अब रशिया फर्दर इट वांट्स टू डीपन द टाइज। कैसे? ऑलरेडी जो गगनयान मिशन है उसमें फाउंडेशनल रोल प्ले कर रहा है रशिया। गगनयान मिशन हमारा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन होने वाला है, फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन। और इसमें जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं, ठीक है, जो डेजिग्नेटेड एस्ट्रोनॉट्स हैं, उनको जो रशिया का यूरी गैगरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर है वहां पर ट्रेनिंग दी जा रही है नियर मॉस्को। ठीक है, जो नियर मॉस्को जो ट्रेनिंग सेंटर है वहां पर ये ट्रेनिंग दी जा रही है फॉर आर डेजिग्नेटेड एस्ट्रोनॉट्स ऑफ दिस गगनयान मिशन। ठीक है, तो रशिया इज प्लेइंग अ फाउंडेशनल रोल इन आवर फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। सो दीज आर द थिंग्स विच यू कैन डिस्कस इन योर एसएसबी, जहां पे आप बता सकते हो कि हाउ डीप आर टाइज विद रशिया एंड इन टाइज में क्या लूप होल्स हैं, उनको कैसे कवर किया जा रहा है, उनके लिए क्या वे फॉरवर्ड है, वो भी आप इजीली यहाँ से बता सकते हो। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। If you would like to connect with me, you can join the Telegram group. You can even follow me on Instagram. We will meet again in the next video. Till then, bye bye. See you in the next video.